हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी हिंदी, जो कि वसंत से चैप्टर नंबर 3 है, नादान दोस्त। और इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है उसको सॉल्व करने वाले हैं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि केशव और श्यामा के मन में अंडों को देख कर के तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे। तो आपको उत्तर में लिखना है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, क्योंकि वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2 में पूछा जा रहा, अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। उत्तर लिखेंगे, केशव और श्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला घर में कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। प्रश्न नंबर 3 है, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया। उत्तर में लिखेंगे, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने बताया कि केशव ने अंडों को छेड़ा अम्मा जी, क्योंकि उसे लगा कि केशव ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। उत्तर में लिखेंगे, केशव के छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो गए। किसी के हाथ लगाए अंडे को चिड़िया नहीं सहती है, चिड़िया अंडों को घोंसले से गिरा देती है और इस तरह अंडे बर्बाद हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि सही उत्तर क्या है। अंडों को देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले, क्योंकि वे माँ की नींद को नहीं तोड़ना चाहते थे। दूसरा ऑप्शन है, माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़िया की देखभाल करें। और तीसरा ऑप्शन है, माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडे की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि वह बाहर धूप में घूमें। प्रश्न नंबर 6 है, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन किन 3 बातों का ध्यान रखा। तो उत्तर में लिखेंगे, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, आराम के लिए कपड़ा बिछाया। दूसरा है, धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया। तीसरा है, पास में दाना और पानी की प्याली भी रखी। चौथा प्रश्न है कि कॉर्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्हें चोरी चुपके जो कुछ कार्य किया, क्या वे उचित थे। तर्क सहित उत्तर में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, कॉर्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कार्य किए वे उचित नहीं थे, परंतु उनकी बाल सुलभ जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए कोई नहीं था और उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि चिड़िया के अंडे को नहीं छूते। वे तो उसे सुख सुविधाएं देना चाहते थे, अगर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया होता तो ऐसा नहीं करते। प्रश्न नंबर 8 में इसमें पूछा जा रहा है, पाठ में से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था। तो उत्तर में लिखेंगे, माँ को बच्चों की नादानी व अज्ञानता पर हंसी आ गई। माँ को बच्चों को अंडे के विषय में जानकारी देनी चाहिए थी। प्रश्न नंबर 9 है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा बाहर क्यों निकल गए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोल करके दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। उत्तर में लिखेंगे, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में चिड़ियों के अंडों के लिए टोकरी के दाना पानी रखने बाहर निकल आए। पिटाई के डर से माँ के पूछने पर दोनों में से किसी ने किवाड़ खोल करके दोपहर में बाहर जाने का कारण नहीं बताया। प्रश्न नंबर 10 है,
प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर लिखेंगे, मैं इस कहानी में वर्णित बचपन की नादानियों को देखते हुए इनका नाम बचपन की नादानियाँ रखना चाहूँगा। प्रश्न नंबर 11 है, अनजाने में हुई गलती पर केशव को कई दिनों तक अफसोस होता रहा। दोबारा उससे कोई ऐसी गलती ना हो, इसके लिए तुम उसे क्या सुझाव दे सकते हो, इसे लिखो। उत्तर लिखेंगे, केशव से दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसके लिए मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहूँगा। पहला पॉइंट है, वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। सेकंड पॉइंट है, अगर उसे कुछ करने से रोका जा रहा है तो उसके पीछे की वजह समझाने का प्रयास करे। तीसरा है, वह अपनी नवीन योजनाओं की चर्चा अपने माता पिता शिक्षक से करे, वह उसकी राय जानने के प्रयास करे। प्रश्न नंबर 12 है, केशव और श्यामा चिड़िए के अंडे को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या जगह या बात का कौतूहल महसूस होता है या हुआ है? ऐसी किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठते हैं। उत्तर लिखेंगे, जब मैं 5 साल का था और पहली बार हवाई यात्रा करके दिल्ली से नानी के घर जाने वाला था, तब मुझे बहुत कौतूहल महसूस हुआ, जिसे रोज़ आसमान में देखने की चाह रखती थी। उसी हवाई जहाज़ में मैं सफ़र करने वाला था। मेरे मन में कई प्रश्न उभरते थे, जैसे कि इतने छोटे हवाई जहाज़ में सब कैसे बैठेंगे, हम सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं, या हवाई जहाज़ को थोड़ी देर आसमान में रोककर बाहर निकलकर तारे देख सकते हैं क्या? इस प्रकार से प्रश्न आपके मन में आते थे। प्रश्न नंबर 13 है, श्यामा माँ से बोली कि मैंने आपकी बातचीत सुन ली। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए होता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस वाक्य दिया गया है, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी का हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? इसमें जो सर्वनाम शब्द आए हैं, सर्वनाम का जो प्रयोग हुआ है, उनको आपको अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे सर्वनाम जो है उन्हें, उसके बाद आपने देखा उनकी, उसने, मैं, आप, मुझे, ये सब आपके सर्वनाम थे। अगर बात करते हैं मैं या मुझे की, आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आप क्या है, एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं उन्हें, उन्होंने, उनकी या उसने, ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो तीनों सर्वनाम यहाँ पे दे रखे थे, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। इसमें से जो आए थे, मैं या मुझे जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ कैसा है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और जबकि उन्होंने, उनकी, उसने, ये आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है कि तगड़े बच्चे, यानी तगड़े के नीचे यहाँ पे आप देख रहे हो रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। मसालेदार सब्जी, मसालेदार के अंदर नीचे भी अंडरलाइन किया गया है। बड़ा अंडा, बड़ा के नीचे भी आपका अंडरलाइन किया गया है। कह रहा है कि इसमें रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे आपको वाक्य बनाना है। जैसे कि आपका एक सुंदर, एक गुणवाचक विशेषण होता है। सुंदर से बनने वाला वाक्य इस प्रकार से हो जाएगा, सुंदर माला नेहा के गले में सुंदर माला यहाँ पे आपका विशेषण गुणवाचक विशेषण हो जा रहा है। उससे बनने वाला वाक्य इस प्रकार से है, नेहा के गले में सुंदर माला थी। लाल गुलाब, लाल जो यहाँ पे है गुणवाचक विशेषण है, इससे आपका एक सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है इस प्रकार से है, पूजा के लिए लाल गुलाब का हार बना दो। तीसरा है गरीब लड़की,
तो गरीब भी आपका है गुणवाचक विशेषण है। इससे बनने वाला वाक्य इस प्रकार से है, गरीब लड़की ठंड से काँप रही थी। उसी प्रकार से दयालु सेठ, दयालु भी आपका एक गुणवाचक विशेषण है, तो यहाँ पे इससे बनने वाला वाक्य हो जाएगा, सोहन की मदद एक दयालु सेठ ने की। प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है कि नीचे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य दिए गए हैं, उन्हें बिना प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलो। तो जैसे कि यहाँ पे पहला वाक्य दे रखा है, अंडे कितने बड़े होंगे, यहाँ के आपके सामने लगा रखा है प्रश्नवाचक वाक्य इस प्रकार से। उसी प्रकार से किस रंग के होंगे, यह भी प्रश्नवाचक वाक्य है, कितने होंगे इसको भी प्रश्नवाचक वाक्य है। लेकिन आपको इस सेंटेंस को बिना प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, तो उसका उत्तर में लिखेंगे। जैसे पहला वाक्य हो जाएगा, अंडे बड़े होंगे, अंडे कैसे होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य हटा दिया गया तो क्या बन गया, बड़े होंगे। उनका रंग बताओ, उनका रंग बताओ, यहाँ पे प्रश्नवाचक का वाक्य हटा दिया गया है। अंडों की संख्या बताओ, यहाँ भी प्रश्नवाचक हटा के बनाया गया है वाक्य। उनका खाना बताओ, ठीक है, यह भी प्रश्नवाचक वाक्य हटाकर बनाया गया है। उनमें से बच्चे निकलेंगे, यह भी प्रश्नवाचक वाक्य हटाकर बनाया गया है। बच्चों के पर निकलेंगे, यह भी प्रश्नवाचक वाक्य हटाकर बनाया गया। घोंसलों के विषय में बताओ, यानी कि सभी सेंटेंस जो यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन मार्क से हिसाब से यानी प्रश्नवाचक वाक्य थे उनको चेंज करके आपको सिंपल बिना प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में परिवर्तित किया गया है। प्रश्न नंबर 16 में कह रहा है कि केशव ने झुझलाकर कहा, झुझलाकर के नीचे आप देख पा रहे हो अंडरलाइन यानी कि रेखांकित किया गया है। उसी प्रकार से खा वाक्य में लिखा गया है, केशव रोनी सूरत बना करके बोला, बनाकर नीचे भी यहाँ पे अंडरलाइन है। केशव घबरा कर उठा, केशव ने टोकरी को एक टहनी से हिलाकर टिकाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। कह रहा है कि ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो, ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसी हुई है। कर वाले शब्दों के, यहाँ ध्यान रखिएगा, कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया के ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषण का वाक्य में प्रयोग करो। जैसे कि पहला क्रिया विशेषण यहाँ पे दे रखा है झुझलाकर, तो झुझलाकर से बनने वाला वाक्य हो जाएगा, अमर ने झुझलाकर के खिलौने फेंक दिया। दूसरा है बनाकर, बनाकर से बनने वाला वाक्य हो जाएगा, माँ ने मुझे मोती चूर के लड्डू बनाकर दिए। घबराकर से बनने वाला वाक्य हो जाएगा, राज अक्सर घबराकर झूठ बोल देता है। चौथा है टिकाकर, टिकाकर से बनने वाला वाक्य, लड़के ने अपनी ठेले को दीवार से टिकाकर रख दिया। और पांचवा है गिड़गिड़ाकर, मंदिर के बाहर एक भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है कि नीचे प्रेमचंद्र की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है, तुम इससे पढ़ो और पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता अनुसार उचित सब जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। कहानी इस प्रकार से है, अधूरा सा है उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया खोमचे वाला, कहिए क्या दूं, भूख लगाई, न अन्न न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा अपना आपका कोई मोटेराम आए क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख ना लगे। तुझे तो केवल इसीलिए बुलाया है कि ज़रा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूँ तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। यहाँ पे आप देखें कोई भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। इस प्रकार सेंटेंस पढ़ने में आपको अच्छा नहीं लगा है यहाँ पे, क्योंकि जब तक विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है तो सेंटेंस पढ़ने का मज़ा भी नहीं आता है। तो इसी प्रकार से आप जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग करिएगा। इस प्रकार से करिएगा जिसमें इस प्रकार से दिखाया गया है, जैसे कि उसने उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया के बाद आपको पूर्ण विराम लगाना है। 11 बज चुके थे के बाद आपको कॉमा लगाना है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था के बाद को पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया, उसके बाद बुलाना के आगे डैश खोमचे वाले के आगे यहाँ पे फिर आगे देखिए खोमचा वाला डैश, कहिए क्या दूँ,
दूँ, यानी कि यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य भूख लगाई ना के बाद आपको पूर्ण विराम अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है कि यहाँ पे सेमीकोलन हमारा आपका नहीं, यहाँ पूर्ण विराम मोटे राम। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब एक क्या कहता है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह हो जाएगा। यहाँ क्या किसी साधु से कम है, यहाँ भी पूर्ण विराम हो जाएगा। चाहो तो महीने पड़े रहें और भूख ना लगे, यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। मुझे तो केवल इसीलिए बुलाया है कि ज़रा अपनी कुप्पी दे, फिर पूर्ण विराम देखूं वहाँ क्या रेंग रहा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह मुझे भय होता है, यहाँ पे पूर्ण विराम। इस प्रकार से प्रयोग करके आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। आपका चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।